वीडियो है हमारी और ये सेकंड लास्ट वीडियो होगी। टोटल 125 क्वेश्चन है। हम यूपी पीजीटी के 2019 के पेपर को सोल्व कर रहे हैं और ये हमारा आज 8वां पार्ट है और इसके बाद एक और पार्ट आएगा। आज मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूँ और लास्ट के बचे हुए में हम 15 क्वेश्चन करेंगे और 2019 का पेपर हम खत्म कर देंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या आगे चैप्टर वाइज हम अपनी स्टडी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए 101 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें T75% जो है T75% जो है वो 50% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, ये इस तरह से एक क्वेश्चन है। आपको दिख ही रहा होगा, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% रिलेटेड टू हाफ लाइफ पीरियड बाय एक्सप्रेशन। तो इसको मैं दो तरह से करता हूँ। एक मैं आपको डेरिवेशन का ही मैं पूरा बता देता हूँ कि डेरिवेशन भी ये कैसे होता है। ठीक है, देखो इसको आप मान के चलो k जो है हमारे पास वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है 2.303 t log इनिशियल कंसेंट्रेशन, मैं आर नोट कह लेता हूँ, अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन। ठीक है ना। अच्छा 50% तो हमें पता ही है t 50% कितना होता है, ये हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये होता है 0.693 अपॉन k। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 इंटू 0.3010। ये दरअसल आता कहाँ से है, ये log 2 की वैल्यू होती है। जब आप इसका डेरिवेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, t को इधर ले आता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। तब अब मैं क्या करूंगा, k को ऐसे ही रखूंगा। log शुरू में मैंने मान लिया मेरे पास 100 मॉलिक्यूल 100 कंसेंट्रेशन थी और RT होता है टाइम t पर बचा हुआ रिएक्टेंट। अब जब 75% कंप्लीट हो जाएगी तो कितना रह जाएगा, 25 ही तो रहेगा। 75 जब हो जाएगी तो 25 ही तो रहेगा। तो अब ये कितना हो गया, 25 चौका 100। तो log 4 की वैल्यू कितनी होगी, log 4 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 2.303। अब मैंने अभी इसको क्या बताया था, log 2 बताया था, तो log 4 का डबल होगा ये, यानी कि 2.03010 के इक्वल होगा। ये किसकी वैल्यू थी, दोबारा बता देता हूँ, ये log 2 की वैल्यू थी। ठीक है, अपॉन k। तो ये आ गया मेरे पास T75%। तो अब जल्दी से बताओ T75% और T50% में क्या रिलेशन आया। तो T75 की वैल्यू कितनी आई, 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 अपॉन k। अब मैं इसके डिवाइड में लिखूंगा T50% की ये वाली वैल्यू, तो इसको मैं उल्टा करके इधर लिख लेता हूँ, रिवर्स करके 2.303 इंटू 0.3010। तो ये देखो सारा कुछ कैंसिल हो जाता है, इसमें नीचे के भी था। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा क्या हो जाता है आपका, दिस इज के। तो इसको अब हम क्या कर लेते हैं, ये के था मैंने गलती से लिख दिया, तो आपका यहाँ पर जो आंसर बचा सिर्फ 2 बचा। क्या बचा, 2। तो जो 75% है वो 50% का डबल होता है। जो 75% होता है वो 50% का डबल होता है। साथियों मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए करवाया डिटेल में, ताकि अगर आपको यहाँ 75 की जगह 65 दिया हो, 40 दिया हो, तो आप उस तरह से निकाल लें। वैसे इसको करने का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो कैसे, इसको मैं दूसरे कलर से बताता हूँ ताकि आपको ये वाली बात समझ में आ जाए। ठीक है ना, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मेरे पास रिएक्टेंट A है और A से मुझे B बनाना है, तो मैंने ये शुरू में 100 लिया, तो पहले हाफ लाइफ पीरियड में पहले 50% में ये रह जाएगा आपका, कितना रह जाएगा 50%। ठीक है ना, 75% रिड्यूस करना है। तो 75% रिड्यूस करने का मतलब कितना बचाना है, हमें 25 ही बचाना है ना। तो अगले हाफ लाइफ में कितना हो जाएगा, ये अगले हाफ लाइफ में 25 रह जाएगा ये। ठीक है ना, दोबारा समझो, 75% कंप्लीट करना है, कंप्लीट। तो बचेगा कितना, जब 75% कंप्लीट हो जाएगी तो 25 बचेगा ना। तो कितने हाफ लाइफ लगे, 2 हाफ लाइफ लगे ना। तो बस यही तो हम कह रहे हैं कि जो 75% कंप्लीट करना होता है उसमें 2 हाफ लाइफ लगते हैं 50%। ठीक है, अगर मान लो वो कह देता कि भाई 12.5% है तो 3 हाफ लाइफ लगते, अब इसका आधा कर दो। ठीक है ना, तो 3 हाफ लाइफ लग जाते हैं। तो इस तरह से वो कितना भी आ सकता है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन है, हालांकि मैं जल्दी में जरूर कराऊंगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप मुझे बता सकते हैं। जैसे बहुत सारे साथी बताते भी हैं, कई बार में कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है तो वो जरूर बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डो नॉट बिलोंग टू द सेम पीरियोडिक ब्लॉक। मैं दोबारा बता देता हूँ, हम यूपी पीजीटी का 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे टीचर साथियों। ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसके लिए देखो हमें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। अब तो आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पीरियोडिक टेबल
याद होनी चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्नेशियम, ऐसे ही बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बहुत ट्रिक हैं, आप ट्रिक के बेस पे भी याद कर सकते हो। या स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है ना। अब इसके आगे यहाँ से बोरोन आता है, यहाँ से बोरोन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, मैं तो बस नाम से ही एलिमेंट को याद रखता हूँ जरा, ठीक है ना। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बाकी आपको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिक गए, हालांकि मैं तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ से याद रखता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो अब मुझे ये बता दीजिए, लास्ट में लिख लेता हूँ क्योंकि इसी से हमारा काम बन जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। तो वो क्या कह रहा है, नोबल गैस में नहीं लिख रहा, नोबल गैस इसमें कोई दे भी नहीं रखी। और एक और आपको नीचे पता होगा, लेंथेनियम, ठीक है ना। मैं सारे एलिमेंट नहीं लिखता, लास्ट वाला लिख लेता हूँ, एलयू। अब देखो क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन में वो ये साफ साफ ये कह रहा है कि कौन सा एलिमेंट सेम या तो पीरियड या फिर ग्रुप ब्लॉक से वो बिलोंग नहीं करता, ठीक है ना। तो देखो पहला है, पहले को छोड़ दो अभी आप, SI है, सिलिकॉन और सल्फर है, तो सिलिकॉन और सल्फर सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। लिथियम और बेरियम, तो लिथियम और बेरियम जो है, लिथियम और बेरिलियम है ये, ठीक है ना, बेरियम नहीं है, बेरिलियम, तो वो जो है वो भी सेम पीरियड के हैं। उसके बाद है लेंथेनियम और लुटेटियम, तो लेंथेनियम और लुटेटियम ये देखो सेम पीरियड के एलिमेंट हो गए, ठीक है, एक ही जगह आ गए। फिर है Ti और Te, तो देखो Ti होता है टाइटेनियम और Te है टेलुरियम, ये रहा ये वाला, ये ना तो सेम ग्रुप के ना सेम पीरियड के, तो भैया ये आपके क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है। तो यही वाला आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है डू नॉट बिलोंग, डू नॉट बिलोंग, ठीक है। तो ये बिलोंग नहीं करते, ना तो ये पीरियड में है, इस वाले पीरियड में है, और ना ये सेम ग्रुप के एलिमेंट है, सेम पीरियड के एलिमेंट है नहीं, बाकी सब सेम पीरियड के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 इज सेइंग दैट सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिडिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सैलिसिलिक होता क्या है, देखो फिनोल है, फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर अगर आप COOH लगा दोगे तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड होता है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिडिक एनहाइड्राइड से, तो एसिडिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, यही तो होता है ना। तो ये क्या होगा, एसाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी, और यहाँ से जो आपका H जो है वो आपका इतने हिस्से के साथ यहाँ से निकल के चला जाएगा, और आपके पास COCH3 जो है वो बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये आपके COCH3 जो है वो आपका यहाँ लग गया, और ये COH जो था वो आपका पहले से ही है, और ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है एस्पिरिन का। ये किसका है, आपका एस्पिरिन का, तो आंसर हो जाएगा एस्पिरिन। हालांकि मैं आपको बता भी देता हूँ, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या होता है, तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन जो होता है आपका मिथाइल सैलिसिलेट होता है, मतलब सैलिसिलिक एसिड जो होगा उसमें क्या लग जाएगा, आपका मिथाइल सैलिसिलेट होगा। तो सैलिसिलिक एसिड का भी आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया ही है, ठीक है ना। तो क्या क्या है उसका स्ट्रक्चर, तो मिथाइल जो मैं बोल रहा हूं इसका नाम क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट। तो यानी कि ये आपका क्या है, एस्टर है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा, बहुत आसान स्ट्रक्चर होते हैं इसके। भाई हमारे पास ये जो मैं बना रहा था, जो फिनोल रहेगा वो तो एज इट इज ही रहेगा, बस ये जो हमारे पास एसिडिक ग्रुप था इसका हमने क्या बना देना है, ये इस तरह से बना देना, मिथाइल सैलिसिलेट हो गया ना ये, क्योंकि इतने को मैंने क्या कहा, सैलिसिलिक एसिड। तो ये हो गया आपका ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। और अगर आप इसको फिनाइल सैलिसिलेट ले लेते हो, अब फिनाइल सैलिसिलेट क्या होगा, सैलोल को अगर मैं बात करूं तो उसका आप क्या देखेंगे, जैसे ये हमारे पास हो गया, ये तो हमारे पास फिनोल तो रहेगा ही रहेगा, तो फिनाइल सैलिसिलेट क्या हो जाएगा, तो आप ये कर देंगे, फिनाइल ग्रुप ले लेंगे, ठीक है ना। भाई ये फिनाइल सैलिसिलिक एसिड तो इतना हिस्सा था ही आपका, ऐसे ही ये आपका क्या हो गया, मिथाइल, और ये सैलिसिलिक एसिड तो था ही, तो ये आपका सैलोल है, ठीक है। अब मस्टर्ड ऑयल तो आपको पता ही है, मस्टर्ड ऑयल का तो फॉर्मूला ये है ही नहीं, इनमें से कोई सा भी ना बनेगा वो, और तो ये आपका एस्पिरिन हो गया, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 बोर्ड की तरफ से गलत था, इसमें लग ही नहीं रहा, उसने पूछा था कौन सा कार्बोनियम आयन स्टेबल है,
सबके स्ट्रक्चर एक से थे, ये पॉसिबल नहीं हो सकते बेंजीन में 2 बॉन्ड एक साथ आ जाए, तो इसलिए सारे स्ट्रक्चर जो थे ये गलत थे, इसलिए बोर्ड ने इसमें 1 मार्क क्रेडिट कर दिया था सभी को। कह रहा है एनोडिक ऑक्सीडेशन में आपने इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, आइस बिल्कुल कोल्ड होनी चाहिए और 50% आपका H2SO4 का सोल्यूशन होना चाहिए, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, तो हाई करंट आप उसमें पास करोगे तो क्या देगा वो, तो सिंपल सी बात है भाई, एनोड पर चार्ज होता है पॉजिटिव, तो पहले तो आप ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड जब डिसोसिएट होगा तो वो बनाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ठीक है। अब जो एनोड है, मुझे तो एनोड से लेना देना है, तो एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव तो जाएगा एनायन, तो जो ये आपका HSO4 नेगेटिव है इसके 2 मॉलिक्यूल जाते हैं, ठीक है, और एनोड में हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो बनेगा, 2 मॉलिक्यूल को मर्ज कर दो, जैसे आपने यही करा है ना, आप ये करते हो कि नहीं करते, 2 क्लोरीन लेते हो, क्लोरीन प्लस 2Cl ऐसे बना देते हो, या OH ले लेते हो आप, 4OH ले लेते हो तो आप इसमें H2 प्लस O2 बना देते हो, ठीक है ना, तो प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, तो ऐसे ही इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो H2H2O8, H2H2O8 जो होगा वो आपका प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं कमेंट करके आप मुझे बताओगे, और ऐसे ही H2H2O7 का भी नाम मुझे आप कमेंट करके बताओगे, कॉमन नेम बड़े इंटरेस्टिंग है इनके, तो आप मुझे कमेंट करके इन दोनों के नेम बताओगे, ठीक है। 106 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूपीएससी नेम ऑफ कंपाउंड, तो इसमें देखो आपको मैं दोनों ही शॉर्ट में बता देता हूँ, एक तो वर्ड आ रहा है स्पाइरो और एक आ रहा है बाईसाइक्लिक, तो इसका नाम बताना है। देखो 2 रिंग अगर कहीं हो, जैसे ये है, इसमें अगर 2 कार्बन कॉमन होते हैं 2 हिस्सों में, देखो लेफ्ट वाले में आप चेक करो, राइट वाले में चेक करो, ये कॉमन है, तो वो बाईसाइक्लिक होती है, वो क्या होते हैं बाईसाइक्लिक। और अगर कहीं पर एक ही कार्बन कॉमन हो, देखो इन दोनों रिंग में सिर्फ एक कार्बन कॉमन है, तो वो होती है स्पाइरो, क्या बोलते हैं उनको, स्पाइरो बोलते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये है और ये है, तो ये भी एक स्पाइरो है क्योंकि इसमें ये कार्बन दोनों का क्या है, कॉमन है। तो बाईसाइक्लिक की नेमिंग कैसे करते हैं, बाईसाइक्लिक की जैसे मैं एक आपको इसमें बता देता हूं, जैसे मेरे पास एक ये है बाईसाइक्लिक की है, तो इसमें जो ये 2 कार्बन कॉमन है इनको बोलते हैं ब्रिज हेड, ब्रिज हेड। तो हमेशा आप ब्रिज हेड से, ब्रिज हेड कार्बन को नहीं गिनना, उसमें आप सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 रिंग है तो उनको क्या लिखोगे, बाई साइक्लो, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, और जहां लॉन्ग चेन होगी, अब इसको छोड़ दो, तो यहां पर देखो 2 कार्बन दिख रहे हैं और मुझे इधर दिख रहे हैं, तो लॉन्ग चेन से शॉर्टर या स्मॉलर चेन की तरफ आपने मूव करना है। तो लॉन्ग चेन है इसमें 2 कार्बन की, तो मैं 2 लिखूंगा, फिर यहाँ पर डॉट लगाऊंगा, कोमा नहीं, फिर उसके बाद में जो शॉर्टर कार्बन चेन होगी दूसरी रिंग की वो लिखूंगा, और फिर मैं देखूंगा इन ब्रिज हेड के बीच में कितने कार्बन है, तो इन दोनों ब्रिज हेड के बीच में कोई कार्बन नहीं है, तो मैं लिख दूंगा 0, ठीक है ना। अब कितने कार्बन टोटल है वो मैं गिनूंगा, तो यहां से गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर पेंटेन, क्या लिख दूंगा मैं, पेंटेन, ठीक है। तो अब इसी तरह से जो आपको दे रखा था इसका नाम देखते हैं क्या होगा। तो देखो यहाँ पर ब्रिज हेड के इधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, और इधर भी कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा, बाई साइक्लो, मैं ब्रैकेट शुरू करूंगा, और इस साइड कितने कार्बन है, 1, इस साइड भी कितने कार्बन है, 1, और सेंटर में एक कार्बन है 0, ठीक है, और टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेन, ठीक है। तो अब आप ये देखो बाई साइक्लो 11 डॉट ब्यूटेन, तो कहाँ है, बाई साइक्लो 110 ब्यूटेन, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक अगर मान लो इसी में अगर मैं एक ऐसा एग्जांपल दे दूं आपको, ठीक है, ऐसा अगर मैं ये आपको दे दूं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉन्ग चेन, तो पहले तो ब्रिज हेड देखो यही है ना, ये ब्रिज हेड हो गए आपके, तो इधर कितने कार्बन है 2 और इधर कितने कार्बन है 1, तो पहले तो आप वही लिख लोगे बाई साइक्लो, ठीक है। अब इधर कितने कार्बन है 2 डॉट, इधर कितने हैं 1, अब बीच में कितने हैं 1 और 2, ये वाले हैं ना, ये एक्स्ट्रा है, ब्रिज हेड के अलावा है, तो आप लिख दोगे 2, और टोटल कार्बन गिनने आपने, टोटल कहीं से शुरू कर लो, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसको क्या बोल देंगे आप, 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो आप ये ब्रिज के लिए, सॉरी बाईसाइक्लो के लिए नोमेनक्लेचर कर लेंगे। अब स्पाइरो में क्या होता है, स्पाइरो में हम क्या करते हैं, स्पाइरो में चलते हैं हम स्मॉल से लार्ज, स्मॉल से लार्ज की तरफ चलते हैं, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो स्मॉल कितने हैं, पहले तो हम क्या लिख लेंगे, स्पाइरो,
क्या नाम लिखेंगे, स्पाइरो। अब स्मॉल इस पॉइंट से इधर कितने कार्बन है, 2, और इससे इधर कितने, 1 2 3 4 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो 2 1 और 2 कार्बन है ना, और डॉट लगा के कितने कार्बन है, 4। अब बीच में तो कोई आएगा नहीं, बीच में तो जैसे हम इसमें देख रहे थे 1 और 2 होंगे, क्योंकि तो डायरेक्ट हमेशा क्वार्टनरी कार्बन होगा, तो इसको हम यहीं पर बंद कर देंगे और टोटल कार्बन गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और हेप्टेन, क्या नेम हो जाएगा इसका, हेप्टेन। क्लियर। तो ये स्पाइरो वगैरह के लिए होता है, डिटेल में आपको बता दूंगा जब मैं नोमेनक्लेचर आपको करवाऊंगा। 107 जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट इन गैस फेज। डाइपोल मोमेंट वहां ज्यादा होगा जहां प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो साथी होता है वो होता है Q इंटू डी। तो चार्ज जो होता है वो डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। हालांकि बॉन्ड लेंथ पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कहीं बढ़ भी रही हो, लेकिन आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे चार्ज में। जैसे मान लो एक HF है और एक HCl है, अगर पूछा जाए डाइपोल मोमेंट किसका है, तो हालांकि बॉन्ड लेंथ HCl की ज्यादा है, लेकिन जो चार्ज सेपरेशन है वो इसमें ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमेशा ये ज्यादा मैटर करता है, हमेशा इसको चेक करेंगे। तो जिसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगी उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो अब ये पहला एग्जाम्पल है C6H5, एक कार्बन दे रखा और 3 CH3 दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये कार्बन है, ये मैंने ये बना लिया और इसके साथ है C6H5, यानी कि बेंजीन लगा हुआ है, और इस बेंजीन के साथ मतलब इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हैं। और मेरे प्यारे टीचर साथियों, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो ये ग्रुप होता है ना, टर्सरी ग्रुप बोलते हैं इसको वैसे तो भी, ये जो टर्सरी अल्काइल ग्रुप है इसका इलेक्ट्रॉन देने के मामले में लाजवाब है ये भैया, प्लस आई इफेक्ट के मामले में बेहतरीन ग्रुप है ये। यानी कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देंगे और इकट्ठे करके इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो इन सब पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस, क्योंकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और बेंजीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो जो टर्सरी वाला है ये टर्सरी है आपका, ये सिंपल हो गया। इसमें तो बेंजीन के ऊपर एक सिंपल CH3 ग्रुप लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है इस वाले में तो यानी कि सिर्फ मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है। और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर तो एक इथाइल ग्रुप दे रहा है बेंजीन को। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। चलो मैं इनको ऑर्डर में अरेंज कर देता हूँ, क्या पता इनके अलावा कोई आ जाए। तो ए का बेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा ग्रुप है जो अच्छे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अच्छा चार्ज जनरेट करेगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी होगा, और फिर उसके बाद आपका बी और सी में, हालांकि दोनों प्राइमरी ग्रुप हैं, लेकिन मिथाइल से ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है इथाइल, तो डी होगा, और डी के बाद आपका बी का नंबर आएगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया। तो बेस्ट जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, ए का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। ठीक है। 108 क्वेश्चन में कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड बाय द नील बार्टलेट टू प्रिपेयर द फर्स्ट ट्रू केमिकल कंपाउंड ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट। देखो हमारे पास क्या थी, नोबल गैस तो डिस्कवर हो गई थी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। लेकिन दिक्कत क्या थी, इनके कंपाउंड नहीं बन पा रहे थे। कंपाउंड ना बनने के 2 ही कारण थे। एक तो क्या थी, इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी थी, मतलब इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल था। और दूसरा था इनकी जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेते नहीं थे। और दोनों के आंसर थे इनका ऑक्टेट पूरा होना, हालांकि ये डुप्लेट पूरा रखता है हीलियम, बाकी सबका ऑक्टेट पूरा होने की वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा मुश्किल काम है और इनको इलेक्ट्रॉन देना इम्पॉसिबल है। जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी होती है। लेकिन नील बार्टलेट ने क्या देखा, नील बार्टलेट ने ऑक्सीजन के साथ PtF6 की रिएक्शन कराई, तो उसको एक कंपाउंड मिल गया, इसमें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए PtF6 ने। ठीक है ना। PtF6 ने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने में खींच लिया और एक कंपाउंड बन गया। नील बार्टलेट ने ऑब्जर्व करा कि भाई O2 मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग 1175 किलो जूल पर मोल है, थोड़ी बहुत ही प्लस माइनस होगी इसमें से। उन्होंने देखा भाई जीनोन की भी तो लगभग इतनी है, उसके लगभग 1171 होती है, थोड़ी सी कम है। ठीक है ना। तो जब PtF6 आपका ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो ये तो जीनोन के भी निकाल सकता है। तो जब जीनोन का आप इलेक्ट्रॉन निकाल लिए उसने, तो पहला लेबोरेटरी में जो कंपाउंड बना था वो ये बना था। ठीक है ना। ये शायद येलो ग्रीन टाइप के कुछ था, येलो कलर का आई थिंक कंपाउंड था। तो ये पहला लेबोरेटरी में कंपाउंड बना था। तो एक बात ये भी ध्यान रख लेना, फर्स्ट लेबोरेटरी में जो कंपाउंड बनाया किसने बनाया, नील बार्टलेट ने बनाया। कौन सा बनाया, PtF6 बनाया। किसके साथ बनाया वो क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो वो कौन है आपका PtF6 है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है इन सब में से सिर्फ जीनोन ने क्यों बनाया, रेडॉन ने क्यों नहीं बनाया। तो रेडॉन जो है वो आपका थोड़ा सा रेडियो एक्टिव है, थोड़ा सा क्यों, तो है रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिव के तो कंपाउंड हम बनाएंगे नहीं। इनसे ऊपर वालों की आयोनाइजेशन इतनी ज्यादा है
कि इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं, तो सिर्फ जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी इनके कंपेयर कम है, तो इसलिए जिनोन ही कंपाउंड बना रहा है। अच्छा, जिनोन जो कंपाउंड बनाता है किनके साथ बनाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। सिर्फ वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ बनाएगा, बाकी किसी एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड नहीं बनाता। हालांकि क्लोरीन का एक कंपाउंड है लेकिन वो स्टेबल नहीं है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही क्यों बनाता है, क्योंकि यही एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यही पावर रखते हैं जिनोन से इलेक्ट्रॉन निकालने में। देखो यहाँ फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन निकलवाए थे, इसके फ्लोरीन की वजह से निकाल पाने में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट जो कुछ क्वेश्चंस थे वो मैंने इसके बता दिए। 109 क्वेश्चन पे कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ CH बॉन्ड लेंथ। अच्छा क्वेश्चन है। देखो बॉन्ड लेंथ जो डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, वो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो शॉर्टर क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। क्या होगी, बॉन्ड लेंथ होगी। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। देखो जहां सिंगल बॉन्ड होता है वहां हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, याद रख लेना। जहां डबल बॉन्ड होता है वहां हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और जहां ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जहां बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो वहां बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कहां होगा, जहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी। तो वो ये पूछ रहे करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा, तो जिसकी sp होगी उसका बॉन्ड छोटा होगा, sp2 वाले का बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा, और sp3 वाले का बॉन्ड और भी बड़ा होगा। तो अब मुझे तो लग रहा है कि यही वाला लास्ट वाला, देखो sp की बॉन्ड छोटा है, उससे ज्यादा sp2 है, sp3 है। हालांकि मुझे लग रहा है कि देखो ये भी वही ऑर्डर है, sp3 वाले की बॉन्ड ऑर्डर क्या है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और sp2 की क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, थोड़ी कम बताइए, और sp की जो है वो सबसे कम बताइए। तो शायद या तो ये मैंने गलत लिख लिया होगा ए और डी, लेकिन आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि एल्काइन, इथाइन, इथीन और इथेन में सबसे बड़ा बॉन्ड किसका है, तो एल्केन जो होती है वो sp3 हाइब्रिड होती है, एल्कीन जो होती है वो sp2 हाइब्रिड होती है, और एल्काइन जो होती है वो sp हाइब्रिड होती है। तो बड़ा बॉन्ड जो होगा वो कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होगा। अच्छा ठीक है, तो अभी इसको करेक्ट कर लेते हैं, सही है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अभी गलत हो रहा है, अभी दोबारा समझ लीजिए। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, ये है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की बात। तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ हो गई। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है तो आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो मेरे टीचर्स जो वो डिपेंड करती है, वो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है। जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी उस कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है। जिस कार्बन की इलेक्ट्रॉन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp होगी, उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, हाई होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब आप मुझे ये बता दीजिए कि इन सब में से कौन सा कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो वो तो सिंपल सी बात हो गई, कौन सा ज्यादा हो गया, sp कार्बन वाला क्या हो गया, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। तो अब मुझे आप फटाफट से ये बता दो कि इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जो होगी वो किसकी ज्यादा होगी, या बॉन्ड किसका ज्यादा होगा। भाई sp जो होगा ये तो खींच के रखेगा ना इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड छोटा होगा। तो फिर से आंसर वैसे वही निकल के आ रहा है, sp वाला। तो इन दोनों में से एक आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड। चलिए, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन ये एक s करेक्टर भी होता है, इसमें 50% होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसमें 70 कितने परसेंट होगा, जब आप 33 निकाल रहे हैं तो इसका ये कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा sp2 वाले में, और ये जो हो जाएगा आपका ये 25% हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 100 में से एक ऐसे एक p है तो 50% हो ना, 3 में से एक हिस्सा इसका है यानी कि 33%, 100 में से। ठीक है ना, ऐसे ही इसमें भी, इसमें 4 में से एक हिस्सा s का है तो यानी कि 25%। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होता है उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ होती है, ये भी एक फैक्टर है। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतनी छोटी बॉन्ड लेंथ बनाएगा वो। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से एल्काइन एसिडिक होती है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी की वजह से क्या होती है, एसिडिक होती है। ये लेस एसिडिक है, ये है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन भी आया एक बार कि इनको एसिडिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। तो एल्काइन मोर एसिडिक है क्योंकि इनके हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट द नाइट्रिक ऑक्साइड NO इनकरेक्ट है। देखो ये पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि NO के पास जो होता है, या तो वो नाइट्रोजन के पास या ऑक्सीजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जब आपने इसके इलेक्ट्रॉन देखे होंगे 3 इलेक्ट्रॉन बीच में आते हैं, तो या तो नाइट्रोजन के पास दिखा सकते हो या आप ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए पैरामैग्नेटिक तो है।
और दूसरा है इट प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट ऑफ कार्स, ये आपको पता है कार के एग्जॉस्ट में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कंबशन से जो वो है वो निकलता ही निकलता है। इट लूजेज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म NO पॉजिटिव, जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर भी सकता है, ठीक है ना। नाइट्रोसो बनाता है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा। लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर डाइमेराइज नहीं होता, इसको कूल करना पड़ता है। डाइमेराइज जो होता है वो होता है आपका NO2। NO2 भी आपका पैरामैग्नेटिक होता है, उसके पास भी सिंगल एक इलेक्ट्रॉन है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो दो मॉलिक्यूल NO2 के ऐसे समझ लो आप, एक मैंने स्ट्रक्चर ये बना दिया NO2 का और एक और स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया NO2 का, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो ये दोनों आपस में डाइमराइज होकर N2O4 बना देते हैं, ठीक है। तो NO2 डाइमराइज होता है रूम टेम्परेचर पर, ये डाइमराइज नहीं होता, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यही फैक्ट गलत है, बाकी सारे फैक्ट क्या है, सही है। तो उम्मीद आपको ये 110 क्वेश्चन तक समझ में आ गए होंगे। अब जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है वो मैं आपको फटाफट से अगली वीडियो में, लास्ट वीडियो में करवा दूंगा। उसके बाद हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज डिस्कस करते चलेंगे। हमारे पास 4 महीने हैं कम से कम मान के चलें, और मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा। थैंक यू।